बुजुर्गों, मैं सबसे पहले तो इस शानदार इस्तकबाल का आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आज आपके पास यहां आने का मकसद एक तो कोयटा आना था। अल्लाह ने ये भी पाकिस्तान का एक ऐसा हिस्सा बनाया, एक खित्ता बनाया जो माशाअल्लाह जबरदस्त मौसम, खूबसूरत सीन, लोग आपके शौर रखने वाले, तो माना तो मैंने वैसे भी था, लेकिन आज मैं खास तौर पे आपके पास इसलिए आया हूं कि आज ये जरूरी है कि मेरे बलूचिस्तान के पाकिस्तानियों, आप ये समझें कि हम किधर खड़े हैं, हम किधर जा रहे हैं और हमें किधर जाना चाहिए। इसलिए यहां वो चुप करके खड़े हो, खामोश। इसलिए नारे भी हम लगाएंगे, लेकिन उससे पहले जो नौजवानों, खास तौर पे आपको एक चीज समझनी, वो ये कि हमारा पाकिस्तान, अल्लाह ने एक ऐसा मुल्क बनाया जिसको उसने सब कुछ दिया। अल्लाह हर किस्म का पाकिस्तान में मौसम दिया, हर किस्म की जमीन दी। छोटे में इमरान खान जलसे आम से खिताब कर रहे हैं, उनका कहना था कि इस बार तब्दीली। लेकिन आज और बलूचिस्तान के लोगों, आप खास तौर पे अपने से पूछें कि क्यों इतनी गुर्बत है, क्यों नौजवानों, क्यों इतनी बेरोजगारी है। बेरोजगारी है। वो मुल्क जो दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन सकता था। मैं दुनिया में, अल्लाह ने मुझे मौका दिया, सारे मुल्क देखे हुए हैं। मैं आपको एक मुल्क स्विट्जरलैंड का बताना चाहता हूं, नौजवानों, आपके लिए, कि स्विट्जरलैंड में सिर्फ पहाड़ हैं। पाकिस्तान में जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज में पहाड़ हैं, वो स्विट्जरलैंड से बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। लेकिन वो मुल्क जिसके पास कोई वसाइल नहीं, सिर्फ पहाड़ हैं और गाय हैं, वो दुनिया का खुशहाल तरीन तबका है, अमीर तरीन मुल्क है, खुशहाल लोग हैं। नाइजीरिया एक अफ्रीका में ऐसा मुल्क है, तेल के जखीरे पे बैठा हुआ है, लेकिन गरीब तरीन मुल्क है। वहां भी आपकी तरह लोग बेरोजगार फिर रहे हैं, वहां भी गुर्बत है। कॉन्गो एक अफ्रीका में मुल्क है, हीरे जोहरात है, वहां हर किस्म के वसाइल हैं, लेकिन आधी आबादी गुर्बत में डूबी हुई है। वहां भी आपकी तरह नौजवान बेरोजगार फिर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं गौर से सुने कि हमारे से हुआ क्या। आज से 250 साल पहले जो हिंदुस्तान का बर्रे सगीर था, दुनिया का अमीर तरीन इलाका था ये।
आज से जब औरंगजेब मुगल बादशाह था तो दुनिया की 23% दौलत, सालाना दौलत, वो हिंदुस्तान का उसमें शेयर था। दुनिया की, यानी सारी दुनिया में 23% जो सालाना दौलत थी वो हिंदुस्तान की थी, जिसको जीडीपी कहते हैं। 23% दुनिया का जीडीपी हिंदुस्तान में था। फिर अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। वो कंपनी ने तिजारत शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता उसकी फौजों ने हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया। सबसे पहले वो बंगाल में आई और बंगाल हिंदुस्तान का सबसे अमीर खिता था। उनका जो सबसे पहले जो सरबराह था ईस्ट इंडिया कंपनी का, रॉबर्ट क्लाइव, उसने कहा कि बंगाल का एक जिला जिसका नाम निशापुर था, वो सारे बर्तानिया से ज्यादा अमीर था, खुशहाल था। और जब अंग्रेज यहां से 200 साल की हुकूमत करके गया तो बर्तानिया सबसे अमीर खिता बन गया दुनिया का, और बर्रे सगीर दुनिया का सबसे गरीब खिता बन गया। बंगाल जो सबसे खुशहाल तबका था, जिधर 200 साल हुकूमत की, सारे बर्रे सगीर में सबसे गरीब इलाका रह गया, सबसे ज्यादा गुर्बत थी। और पंजाब, जिधर आखिर में अंग्रेज आया, जिधर सिर्फ 100 साल हुकूमत थी, वो सबसे अमीर इलाका रह गया। तो क्या किया अंग्रेज ने? नौजवानों, क्या किया अंग्रेज ने? उसने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। उन्होंने यहां सारी जो भी पैसा यहां से वो बनाते थे वो बर्तानिया भेज देते थे। यहां से पैसा नफा कमाया, बड़े बड़े ओहदों पे सारे वो थे, यहां से पैसा बर्तानिया भेज दिया। बर्तानिया अमीर होता गया, हिंदुस्तान गरीब होता गया। तो अभी भी नौजवानों ये सुनो, अभी भी हमारे मुल्क में एक कंपनियों की हुकूमत है। उधर थी ईस्ट इंडिया कंपनी, अब हमारे पास है शरीफ खानदान की लिमिटेड कंपनी। और बाकी भी खानदान की कंपनी है। उधर सिंध के अंदर जरदारी खानदान की कंपनी है। इधर छोटी सी कंपनी है मौलाना फजलुर रहमान की, उनकी भी भाइयों की फैमिली कंपनी है। इधर अचकजई, उसने भी भाइयों की फैमिली कंपनी बनाई हुई है। उधर जाए पख्तूनख्वा में, उधर असफंदियार भी एक कंपनी बना के बैठा हुआ है। ये क्या कर रहे हैं? ये मुझे बताएं आप कि ये कंपनियां अमीर होती जा रही हैं और कौम गरीब होती जा रही है। ये क्या कर रहे हैं? ये यहां से पैसा चोरी करके, करप्शन करके मुल्क से बाहर भेज देते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है नौजवानों? मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? एक है करप्शन, सरकार में आया, हुकूमत में आया, पैसा बनाया, आपका टैक्स का पैसा चोरी कर लिया, इसको करप्शन कहते हैं। आप जो भी चीज खरीदते हैं उस पर जो भी आप टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, डीजल के ऊपर 50% टैक्स, पेट्रोल के ऊपर 40% टैक्स, एक टेलीफोन कार्ड 100 रुपए का लेते हैं, 40% टैक्स। ये सारा आपके टैक्स का पैसा हुकूमत में जाता है। और ये जो इक़्तिदार में लोग आते हैं, ये इस आपका पैसा चोरी करते हैं। तो ये होती है करप्शन। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? जब इस चोरी के
पैसे को मुल्क से बाहर भेज दो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। आप चोरी करते हैं पैसा, उससे ज्यादा नुकसान मुल्क को पहुंचता है जब वो चोरी करके पैसा अब बाहर भेजते हैं। आप पैनामा की कंपनीज में भेजते हैं, आप दुबई भेजते हैं। आपको पता है 3-4 साल में 800 अरब रुपया यहां से गया दुबई में प्रॉपर्टी लेने के लिए। आपका पैसा मनी लॉन्ड्रिंग। आपको पता है ये जो पैनामा क्या है, ये जो नवाज का जो सारा पैनामा का इशू है, यहां से चोरी करके पैसा इसने बाहर भेजा, कंपनियों के पीछे छुपाया और उस पैसे से महंगे महंगे मेफेयर में महलात लिए। इसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। कौम पहला नुकसान उठाती है करप्शन से, उससे बड़ा नुकसान उठाती है जब वो पैसा मुल्क से बाहर जाता है। तो जो पैसा बाहर जाता है, आप जानते हैं कि साल में आपका पाकिस्तानियों कितना पैसा मुल्क से बाहर जाता है? कितना पैसा जाता है मनी लॉन्ड्रिंग होके? कोई किसी को पता है? किसी को पता है? ये सोचे, मैं आपको बताता हूं। स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका की उसने एक रिसर्च की, एक पेपर दिया। उसके मुताबिक हर साल पाकिस्तानियों आपका 1000 अरब रुपया चोरी होकर बाहर जाता है। अब ये सोचें कि ये 1000 अरब रुपया पाकिस्तान से बाहर ना जाए और पाकिस्तान पे खर्च हो जाए। आप सोचें नौजवानों, कितनी नौकरियां आपको मिलेंगी अगर यही पैसा पाकिस्तान में खर्च हो। ये पाकिस्तान के अंदर इसी पैसे से फैक्ट्रियां बने, स्कूलों पे पैसा इस्तेमाल हो। बलूचिस्तान में आप बताएं क्या, किधर जाएंगे लोग पढ़ने के लिए? किस तरह की आपकी यूनिवर्सिटीज है, मेडिकल कॉलेज, आपका हाल मैं जानता हूं। कैसे नौजवान ऊपर जा सकता है जब तालीम ही नहीं आपको मिल रही, आला तालीम नहीं मिलती, स्कूल खाली पड़े हैं आपके। वो पैसा जो बाहर जाता है चोरी होके, वो अगर आपके ऊपर खर्च हो, असल एक कौम का असासा उसकी आवाम होती है। आवाम के ऊपर आप पैसा खर्च करें, वो कौम खुद ही पुल बना लेती है, मेट्रो बना लेती है, ऑरेंज रेल बना लेती है। जर्मनी और जापान दूसरी जंग अजीम के बाद एक पुल नहीं खड़ा था, एक बिल्डिंग नहीं बची थी, जंग में सब कुछ तबाह हो गया था। उनके वो कौम, अगर वो नवाज शरीफ का डेवलपमेंट का मॉडल होता तो कौम ही खत्म हो गई थी। 10-10 साल में जर्मनी और जापान दुनिया की सुपर पावर फिर खड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि सरमायाकारी जर्मनी और जापान के इंसानों पे हुई थी, लोगों पे हुई थी, उनके ज़हनों पे हुई थी, उनकी तालीम पे हुई थी। धरती से फसली कटेरों को भगाएंगे, जालिमों को, चोरों को, लुटेरों को भगाएंगे, पूरा करेंगे सब नुकसान, तुम देखना मेरी जान। तो जो पैसा पाकिस्तान में खर्च होना था, वो हर साल 1000 अरब रुपया मुल्क से बाहर जाता है चोरी होके। आपका पैसा आप पे खर्च होना चाहिए। वो पैसा अगर सोचे पिछले कई सालों में पाकिस्तान पे खर्च होता, सोचे ये मुल्क क्या बन सकता था। नौजवानों सोचो कि आपको नौकरियां ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ना था, किसी और शहर में नहीं जाना पड़ना था। यहां बैठ के आपके घरों में जब सरमायाकारी होती, आपको नौकरियां मिलती। पख्तूनख्वा का सालाना डेवलपमेंट बजट
110 अरब रुपया, 110 अरब, और चोरी जो हो के बाहर जाता है 1000 अरब रुपया। तो ये है हमारी जद्दोजहद, ये है हमारा मुकाबला, ये है जिसके लिए मैं आपके पास आया हूं कि जब एक कौम में शऊर आ जाता है। अब तक तो वो समझते थे कि जी करप्शन हो रही है, हमें क्या फर्क पड़ता है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, और आहिस्ता आहिस्ता हमारी कौम में ये शऊर आ रहा है कि करप्शन का मतलब आपके घर में डाका पड़ता है, आप गरीब हो रहे हैं, डाकू अमीर हो रहे हैं। और जब तक कि कौम अपने पैसे को बचाने के लिए खड़ी नहीं होगी, जिस तरह साउथ कोरिया के लोग खड़े हुए हैं, जिस तरह आइसलैंड में जब उनके प्राइम मिनिस्टर का नाम आया पनामा में, पब्लिक सड़कों पर निकलाई, वहां किसी इमरान खान को पब्लिक को निकालना नहीं पड़ा। अवाम अपने पैसे बचाने के लिए प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर आई और कहा इस्तीफा दो। अवाम ने कहा इस्तीफा दो। साउथ कोरिया में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उनके प्रेसिडेंट के खिलाफ पब्लिक नहीं निकाली, पब्लिक खुद निकली, पब्लिक ने कहा कि इस्तीफा दो। तो बलूचिस्तान के लोगों, आप तो सबसे ज्यादा लूटे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा जो डाका पड़ा वो बलूचिस्तान के लोगों पे पड़ा। एक तो वफाक से भी आपको पूरा पैसा नहीं मिलता, और दूसरा जो आपके यहां लीडर बैठे हुए हैं ये भी आपको अच्छी तरह लूटते हैं। वो भी लूटते हैं, ये भी लूटते हैं ना। जब तक आप नौजवानों, जब तक आप करप्शन के खिलाफ नहीं खड़े होंगे, अब सोचें कि मुश्ताक रईसानी 2.5 अरब रुपया एक गवर्नमेंट का सेक्रेटरी चोरी करता है। वो किसका पैसा है? वो आपका पैसा है, वो आपका पैसा है। जो उसने चोरी किया वो आपकी जेब पे डाका मारा। और ये क्या मुश्ताक रईसानी अकेला चोरी कर रहा था? आपको अंदाजा है कि ये तो एक आदमी है। आप तो अगर बलूचिस्तान में जो डेवलपमेंट फंड अवाम के पास पहुंच जाते, आज ये आपका हाल ना होता। मैं कोयटा में फिरता हूं, पहले भी आता हूं, दुनिया आगे जा रही है, कोयटा पीछे जा रहा है। पानी के मसले आपके, ना कोई सोच रहा कि पानी के मसले कैसे ठीक करते हैं, ना आवाम की तालीम, नौजवान या बेरोजगार फिर रहा है, अस्पतालों का हाल क्या। तो मैं आज आपके पास खास तौर पर, उन्होंने कहा जी खतरा है। कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। जब एक कौम फैसला करती है खौफ के बुत को तोड़ने का, कोई खतरा नहीं होता। जाना तो एक ही दिन है, वो तो हमें अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह किया हुआ है कि ना 1 मिनट आगे और ना 1 मिनट पीछे होगा, तो कोई खतरा नहीं होता। जो लोग ईमान ले आए, अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है। अब मैं ये जरा, आपको पता है कल क्या हुआ? कुलभूषण यादव जो मान गया था कि उसने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, हिंदुस्तान का रॉ का एजेंट यहां के उसने दहशतगर्दी कर रहा था, लोगों को उठा रहा था। उसके बाद कराची में तो उसने, कुलभूषण यादव ने ये चीज मानी कि मैं दहशतगर्दी फैलाने आया हूं पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में और कराची में मैं जो रॉ एक सियासी पार्टी की मदद करती थी, तो उसने तस्लीम कर लिया।
अब मैं ये पूछता हूं, नवाज शरीफ आपसे पूछता हूं कि मुझे ये बताएं कि अगर एक पाकिस्तान के जासूस को हिंदुस्तान पकड़ लेता और वो ये हिंदुस्तान में कहता कि मैं यहां दहशतगर्दी करने आया हूं, मैं आईएसआई का एजेंट हूं, मैं जानता हूं उससे क्या होना था। कोई इंटरनेशनल कोर्ट में उसको जाने की हिंदुस्तान ने परवाह भी नहीं करनी थी। हिंदुस्तान ने कहना था कि हमारे लोगों को खतरा है इस आदमी से, इसको फांसी की सजा होगी और हम देंगे, क्योंकि आगे लोग डरे दहशतगर्दी करते हुए। तो नवाज शरीफ आपने जिस तरह डॉन लीग्स के बाद जिस तरह भी आपने जो भी आपकी एक्टिविटीज थी, मैं आज आपको खड़ा होकर कहता हूं कि पाकिस्तानी कौम को आप पे कोई इत्मीनान नहीं है। हम ये समझते हैं कि आप अपने जाती मफादात के लिए खड़े हैं, आप पाकिस्तान के मफादात के लिए नहीं खड़े। बल्कि मैं ये कहूंगा कि जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी, सुना, ईस्ट इंडिया कंपनी कामयाब कैसे हुई? उनको ईस्ट इंडिया कंपनी को गद्दार मिले, जिन्होंने अपने जाती मफादात के लिए अपनी कौमों को गुलाम बनाया, अपनी कौमों को नुकसान पहुंचाया। सिराजुद्दौला से अंग्रेजों के लिए गद्दारी किसने की? मीर जाफर ने। टीपू सुल्तान से अंग्रेजों की किसने मदद की और टीपू सुल्तान से किसने गद्दारी की? मीर सादिक ने की, अपनी कौमों को गुलाम बनाया। क्या नवाज शरीफ, पहले ये बताएं कि डॉन लीग्स में जो आपकी मीडिया सेल से बात बाहर निकली, क्या वो पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी फौज को दुनिया के अंदर आपने जलील करवाया? आपने ये जो हमारे दुश्मन पाकिस्तानी फौज के खिलाफ कहते थे कि पाकिस्तानी कौम फौज दहशतगर्दों की पुष्ट पे है, ये आपके ऑफिस से बात निकली। उसके बाद जिंदाल एक बिजनेसमैन आया आपके पास, और उसके बाद हम देखते हैं कि कुलभूषण जाधव उसको बचा लेता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और हिंदुस्तान में खुशियां बनती है। मैं आज नवाज शरीफ दूसरी बात करता हूं, और मैं चाहूंगा कि जेआईटी इस चीज की तहकीकात भी करे। नवाज शरीफ हमें आप बताएं, आज आप बताएं कि आपके और आपके खानदान की मुल्क से बाहर कौन कौन सी बिजनेसेस हैं। आप हमें बताएं कि आपके बिजनेस पार्टनर कौन है। आप हमें ये बताएं कि क्या हिंदुस्तान में आपके अगर बिजनेस पार्टनर है, आपके बच्चों के, आपकी फैमिली के, कौन है वो? वक्त आ गया है कि पाकिस्तानी कौम चाहती है कि नवाज शरीफ आप हमारे से सच बोलें कि आपके मुल्क से बाहर कौन से बिजनेस इंटरेस्ट हैं। से टकराएंगे, अपनी ताकत जमाने से मनवाएंगे। हम जेआईटी को भी कहेंगे कि इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन करो कि आपकी भारत प्रॉपर्टीज, आपके इंटरेस्ट किधर है। कोई भी दुनिया की जमहूरियत के अंदर मुल्क का सरबराह बन ही नहीं सकता जब तक वो राइटिंग ना दे कि उसके किधर किधर बिजनेस इंटरेस्ट है। कोई भी नहीं बन सकता। हम भी आज डिमांड करते हैं कि नवाज शरीफ बताओ कौम को कि आपके और आपके खानदान के बिजनेस इंटरेस्ट किधर है। और हम जेआईटी को भी कहते हैं कि आप अपील करें दुनिया में कि जितने भी पाकिस्तानी हैं, जिनको भी पता है कि नवाज शरीफ के
किधर किधर बिजनेस इंटरेस्ट है दुनिया में, जीआईटी को पता है। और हमें ये जो कहते हैं कि सोशल मीडिया मुल्क की फौज को बदनाम कर रहा है, नवाज शरीफ कान खोल के सुन लो। तुमने मीडिया की जुबान बंद करने की कोशिश की, तुमने सोशल मीडिया की आजादी राय को नुकसान पहुंचाया, तुमने एफआईए के जरिए सोशल मीडिया के नौजवानों को हिरासत में लिया, तंग किया। मैं आज आपके सामने ऐलान कर रहा हूं नवाज शरीफ के तहरीक-ए-इंसाफ को मजबूर ना करें, हम सड़कों पर निकलेंगे, हम एहतजाज करेंगे। हम किसी सूरत तुम्हें लोगों की आवाज बंद करने नहीं देंगे। गद्दारी तो तुमने की है पाकिस्तानी फौज से, तहरीक-ए-इंसाफ के नौजवानों ने नहीं की। जो आपने कर दिया, जो नुकसान पहुंचाया दुनिया में पाकिस्तानी फौज को, तुमने किया। हमारे तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया के लोगों को हाथ ना लगाओ। मैं फिर से कह रहा हूं, हमें मजबूर ना करो सड़कों पर निकलने के लिए। हमें तो वैसी बड़ी प्रैक्टिस है, हमें तो धरने दे दे के हमारी तो टीम वैसी तैयार हुई है। और मैं बलूचिस्तान के लोगों, सुने जरा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इंशाअल्लाह हमें मौका देगा, हम बलूचिस्तान को तब्दील कैसे करेंगे। सबसे पहले बाद में मुझे पुलिस वाले बलूचिस्तान के मिले और मुझे बलूचिस्तान के पुलिस वालों ने जानते क्या कहा होगा। बलूचिस्तान के पुलिस वालों ने मुझे रात से सुबह तक एक ही बात कह रहे हैं, कहते हैं इमरान खान, हमें तो वो पुलिस का एक्ट चाहिए, हमें तो जिस तरह की आपने पख्तूनख्वा की पुलिस बनाई है उस तरह की पुलिस हमें बना के दो। पुलिस, ये याद रखना पाकिस्तानियों, जब तक आपका पुलिस का निजाम ठीक नहीं होता, लोगों की जान और माल की हिफाजत नहीं होती। और जब तक लोगों की जान और माल की हिफाजत नहीं होती, खुशहाली नहीं आती। लोग बिजनेस नहीं करते, लोग डरते सरमायाकारी करते हुए। आज पख्तूनख्वा में देखें, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कोयटा में खिताब कर रहे हैं। उनका कहना था कि नवाज शरीफ का ड्रामा ज्यादा देर नहीं चलेगा, बलोचों को समझना चाहिए कि वो कहां खड़े हैं और उन्हें कहां जाना है। उनका यह कहना था कि हुक्मरानों का मकसद अवाम को फलाह फराहम करना है, लेकिन ना सिर्फ वफाक की जानिब से बल्कि बलूचिस्तान की हुकूमत की जानिब से बलूचिस्तान का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया। उन्होंने कहा एक खास मकसद के तहत कोयटा के अंदर मैं मौजूद हूँ, आवाम से खिताब कर रहा हूँ, मुझे यहाँ खिताब करने में किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। बुरे हालात में थी 4 साल पहले, आज पाकिस्तान के लिए मिसाल बन चुकी। और इंशाअल्लाह जब अल्लाह ने हमें मौका दिया, बलूचिस्तान की पुलिस को भी पख्तूनख्वा की पुलिस के लेवल पे लेके जाएंगे। और दूसरा,
4 साल का तजर्बा क्या हुआ, मुझे पहली दफा पता चला कि छोटे सूबों में क्यों है एहसास महरूमी। ना पख्तूनख्वा को पूरी गैस मिलती है, ना उनको पूरी बिजली मिलती है जो उनका शेयर है, और ना ही पख्तूनख्वा के लोगों को उनको पूरा पानी का शेयर मिलता है। उसी तरह बलूचिस्तान में, सुने बलूचिस्तान के लोगों, अगर ये जो यार मोहम्मद रिंद कह रहे हैं, अगर कच्ची कैनाल बन जाए और पख्तूनख्वा में, अगर पख्तूनख्वा के अंदर जो चश्मा राइट बैंक कैनाल बन जाए तो दोनों सूबों को उनका पानी का शेयर मिल जाएगा। लेकिन होगा क्या कि यहां 9 लाख एकड़ जमीन काश्त के लिए हो जाएगी। पाकिस्तान को भी फायदा होगा, बलूचिस्तान में भी खुशहाली आएगी। अनाज बजाय दुनिया को बलूचिस्तान अनाज बेचेगी। अगर पख्तूनख्वा में अगर वो चश्मा कैनाल बन जाए तो 4 लाख एकड़ जमीन काश्त के लिए आएगी, पख्तूनख्वा को भी अनाज मिल जाएगा। तो छोटे सूबों को जो उनका हक है वो ही नहीं मिलता। वफाक जो पैसा आपका है, जो ये नहर बनने के लिए पैसा चाहिए था बलूचिस्तान में और पख्तूनख्वा में, वो सेंटर कहा जाता है। नौजवानों, जो प्राइम मिनिस्टर की यूथ स्कीम है, लोन देने वाली, कर्जे देने वाली, 75% कर्जे पंजाब में जाते हैं, बाकी पाकिस्तान में नौजवानों को कर्जे नहीं मिलते। तो हमने क्या करना है, हमने इंशाअल्लाह एक अदल और इंसाफ का निजाम लेके आना है, एक ऐसा पाकिस्तान बनाना है, एक ऐसा पाकिस्तान बनाना है कि सारे छोटे सूबों को उनके हक में लेंगे। अगर हमने ये कौम मुल्क को इकट्ठा रखना है, अगर पाकिस्तान को इकट्ठा रखना है, तो जिस तरह स्विट्जरलैंड में 4 कौमें रहती हैं, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और स्विस, कभी उन्होंने नहीं कहा कि हम उनसे अलग होना चाहते हैं, क्योंकि मुकम्मल तौर पे हक मिलता है उनको। उनका एक ऐसा बलदियाती निजाम है, सबके पास इख्तियारात है। जब एक कौम में लोगों को इंसाफ मिलता है, वो तब कौम का हिस्सा बनना चाहते हैं। इंशाअल्लाह बलूचिस्तान के लोगों, हम इंशाअल्लाह वो निजाम लेके आएंगे कि आप ये देखेंगे, पहले तो करप्शन, ये बड़े बड़े करप्ट लोगों को हम पकड़ेंगे, नैब एक ऐसा बनाएंगे जो बड़े बड़े ताकतवर करप्ट लोगों को पकड़ेगा, ताकि अवाम का पैसा अवाम के पास आए। और फिर बलदियाती निजाम, जो कि आज पख्तूनख्वा में, वो बलदियाती निजाम बलूचिस्तान में लेके आएंगे, ताकि पैसा नीचे तक जाए, गांव की सतह पर जाए, लोग अपना पैसा खुद खर्च करें, एमपीए और एमएलए के पास पैसा ना जाए, नीचे बलदियात में आए, जिस तरह पख्तूनख्वा में आ रहा है। 30% डेवलपमेंट फंड पख्तूनख्वा में बलदियात में जाता है। सही माने में इख्तियारात नीचे गए, पैसा नीचे गया है। जब आप पैसा नीचे लोगों को पकड़ाते हैं, चोरी नहीं होती, चोरी होती है तो कम है। जब आप सेंटर से पैसा, जब आप ऊपर से पैसा बांटते हैं, नीचे पैसा पहुंचता ही नहीं है, जिसकी वजह से यहां गुर्बत है। ये नहीं कि आपके पास पैसा नहीं है, ये नहीं कि बलूचिस्तान एक अमीर सूबा नहीं है, जो भी आपका शेयर है वो नीचे तक जाता नहीं, वो ऊपर खाया जाता है। नौजवानों, आपका पैसा ऊपर खाया जाता है। ये जो आपके बार बार बड़े बड़े सियासतदान हैं, कितने इनमें से कोयटा में इमरान खान इस वक्त जलसे से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमती कारनामों पर भी सख्त तनकीद की। उनका यह कहना था कि कुलभूषण यादव ने पाकिस्तान में एतराफ़ किया था कि उसने इतनी जानें ली, लेकिन कहीं ना कहीं भारत को खुश कर दिया गया। न्यूयॉर्क 6 से अब तक के लिए